राइटिंग, मैं सब करता हूँ। सो ये एक एग्जाम्पल है हमारे व्यूअर्स के लिए जो अंशुल ने अभी कहा। हम हमेशा कॉपी करते हैं कि आज फलाना ने इस कंपनी के शेयर उठा लिए और शेयर सरपट भागा और हम भी उसमें दौड़ में शामिल हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी ने अगर निवेश किया है, बल्क में निवेश किया है, तो अपना रिसर्च करके किया है। और लॉन्ग टर्म कितना व्यू है आपको नहीं पता, क्या वो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए है, यू डोंट नो। और जैसे कि आपको अंशुल ने कहा कि वो अपने जितने भी उनकी खरीदारी है उसको वो ही प्लेज इन द मार्केट, अपने कॉस्ट को कम करते रहते हैं। उनको पता है उनको अपनी खरीद के साथ क्या करना है, इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करना है। तो प्लीज़ कॉपी ना करें। ये एक अच्छा एग्जाम्पल आपको अंशुल ने आज बता दिया है। हाँ, जो अंशुल आपको रेकमेंड करते हैं उन स्टॉक्स को स्टडी करिएगा, उसके बाद ही पोजीशंस उसमें ज़रूर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा उन्होंने, पर उनका सवाल है KNR कंस्ट्रक्शन पे 200 का बाय प्राइस है, लगातार गिर रहा है, मुझे अब क्या करना चाहिए, उठेगा या नहीं, पूछ रहे हैं। देखिए, केनर कंस्ट्रक्शन, मेरे को याद है कि मैं बाइंग क्लाइमेक्स आपको, आई डोंट नो जागरण पे मैंने बताया था कि नहीं, बट हाँ मीडिया पे 330 रुपए से ये जब 330 टूटा था तब सितंबर 2024 में, तब से मैं बता रहा हूँ कि बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है नीचे। इसका टारगेट ओपन अप हुआ था 197, उसको वर्टिकली तोड़ा है, तो अगला मेजर सपोर्ट 153 159 की जोन में है, वहां तक आते हुए दिख रहा है और मेरे को कोई भी रिवर्सल नहीं दिख रहा है। अगेन अ परफेक्ट स्टॉक की स्मॉल कैप का है, 4700 करोड़ का मार्केट कैप है, ऊपर में 10,000 करोड़ का रहा होगा जब 4,420 था। परफेक्ट स्टॉक की मिड कैप स्मॉल कैप बाय ऑन डिप्स, क्यों इसको एक बार मैक्स कर देंगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। परफेक्ट स्टॉक की बाय ऑन डिप्स क्यों नहीं करना है, मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप, और बाय ऑन ब्रेकआउट क्यों करना है। अगर इसको वन डे की जगह मैक्स कर देंगे तो आपको दिख जाएगा कि जब चढ़ रहा था आप किसी भी भाव पे ले लिए होते, आपका प्रॉफिट बन गया होता है। लेकिन वो जो लास्ट एक्सट्रीम हाईएस्ट हाई बना है, वहां पे आप पिछले हाई से एक लाइन मारेंगे, आपको दिखेगा फील्ड ब्रेकआउट भी है और बाइंग क्लाइमैक्स भी है। ये जो सितंबर 2021 का हाई बना था 338, उसके ऊपर वो लास्ट पीक बनी है और वर्टिकली उसके नीचे सेल ऑफ भी आया है। तो वो ब्रेकआउट में इंस्टीट्यूशंस ने अपना ब्रेकआउट दिखा के रिटेल को माल पहनाया, अपना माल छोड़ा और निकल गए। अब आपका अगला सवाल होगा कि ये कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट चलेगा या इंस्टीट्यूशन माल पहना रही है। तो इसका जवाब है नहीं पता चलेगा। इसका सिंपल सा तरीका है, अगर आप ब्रेकआउट प्ले कर रहे हैं, अपनी रिस्क और क्वांटिटी कैलकुलेट करके रखिए। आपको पहले से पता होगा कि स्टॉप लॉस कटने पे आपका कितना लॉस होगा और वहां पे बाहर हो जाइए। नहीं तो मिड कैप स्मॉल कैप में इसी तरह ये 80-90% भी गिर जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार HEG का अगर चार्ट लगा के यही मैक्स करके आप दिखा दें तो आपको दिखेगा वो 300 से ऐसे 46 हो गया और वैसे ही वापस 300 रुपए आ गया था। तो किसी तरीके से आपको नहीं पता चलेगा कि ये कंफर्म ब्रेकआउट है, 100% चलेगा, चलेगा ही चलेगा, किसी को नहीं पता होता है। अगर वो बोल रहा है तो फिर उसका मंदिर बना लीजिए, क्योंकि वो भगवान है, और या फिर वो झूठा है। नहीं पता होता है, किसी कीमत पे नहीं पता होता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। आपको सिर्फ एक चीज पता होती है कि मेरा ये स्टॉप लॉस है, इतनी मैं रिस्क ले रहा हूं, कटेगा तो इतना मेरे को लॉस होगा। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। यू कुड बी द लास्ट बायर, यू कुड बी द फर्स्ट बायर। ये तो मार्केट आपको भविष्य में बताएगा कि आप लास्ट बायर हैं और टॉप पे खरीदे हैं कि आप फर्स्ट बायर हैं, और ये यहाँ से 10 गुना हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी है, आपके फेवर में प्ले आउट होगी कि नहीं होगी वो किसी को नहीं पता। आपके हाथ में केवल रिस्क मैनेजमेंट है, वो कीजिए। जी, अगला सवाल जो है नाम नहीं लिखा, जुबिलेंट फूड्स और इटर्नल बाय कर सकते हैं क्या फॉर लॉन्ग टर्म, बाइंग लेवल्स क्या होने चाहिए? देखिए, मेरे को इटर्नल बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, ना मैंने प्ले किया है इसको। हालांकि स्टॉक ऊपर ऊपर जाते जा रहा है, मेरे को अभी भी नहीं क्लियर है। 286 और 242 आता है तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा। ऊपर चला गया तो मैं गलत प्रूव होऊंगा एंड आई बी हैप्पी विद इट, नॉट प्लेइंग। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम कहीं भी एक्यूमुलेटिव नहीं दिख रहा है। तो इटर्नल मेरी वॉच लिस्ट में नहीं है, मेरा बायस इस पे नेगेटिव है। जुबिलिएंट फूड जरूर मंथली चार्ट पे ठीक ठाक एक्यूमुलेशन जोन में है 558 के, बट मैं अभी नहीं सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि 40,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप है। तो मैं बाय ऑन डिप नहीं करूंगा, बाय ऑन ब्रेकआउट ही करूंगा। 731 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो मंथली वीकली पे क्लियर अप ट्रेंड कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद से मैं लॉन्ग प्ले करना, ब्रेकआउट्स प्ले करना स्टार्ट करूंगा। तो अभी वॉच लिस्ट में जरूर है, एक्टिव वॉच लिस्ट में 731 के बाद आएगा।
ओके, प्रवीण का सवाल है, वो पूछते हैं अंशुल सर, विक्रांत इंजीनियरिंग आज चला है, उनके पास 107 एट द रेट ऑफ 3000, बता दीजिए टारगेट कहाँ हो सकते हैं? देखिए विक्रांत इंजीनियरिंग में ये ऑल टाइम हाई या आईपीओ बेस का हाई आज तोड़ा था 116 पे और उसके नीचे आ गया है। इसको मैक्स कर दीजिए तो आपको दिखेगा ऐसे राउंडिंग आईपीओ बेस बना रहा है। प्रोबेबली ये हैंडल कंप्लीट कर, अभी ये नीचे आया है हैंडल बनाने में भी, ये ऐसे राउंड हैंडल बनाएगा और उसके बाद जब 117 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो पैटर्न इन द मेकिंग है, अगर है तो 104 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, नहीं है तो राइट साइड डेवलप होने दीजिए, उसके बाद 117 के ब्रेकआउट पे खरीदिएगा। इनके पास है 107 का भाव पे इनकी खरीदारी है और 112 पे है ये। 104 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, 2900 करोड़ का मार्केट कैप है, मैंडेटरी क्लोजिंग स्टॉप लॉस। अंबर सिंह जी का सवाल है, वो पूछते हैं क्वालिटी फार्मा के बारे में, क्या मैं क्वालिटी फार्मा को लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकता हूँ? क्वालिटी फार्मा, क्वालिटी पावर लिख रहा है, क्वालिटी फार्मा बोल रहे हैं, क्यू पावर लिख रहा है, क्वालिटी फार्मा तो नहीं दिख रहा। क्यू पावर चल रहा है, क्यू पावर 802 रुपए चल रहा है। इन्होंने बाई प्राइस तो लिखा नहीं है, अब इनको खरीदना है। चलिए ठीक है, क्यू पावर भी बता दीजिए आप। अगर क्वालिटी फार्मा तो पहले मेरे को मिल नहीं रहा, अगर इनका सवाल क्यू पावर पे है तो क्यू पावर अभी 720 रुपए आते हुए दिख रहा है। ओके ठीक है, अगला सवाल जो है वो है आरआईएल पे। इंद्रनील रॉय पूछते हैं आरआईएल का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है? देखिए मैंने आज ही खरीदा है तो अब मैं इस पे स्टॉप लॉस टारगेट नहीं डिस्कस करूंगा। बाकी ओवरऑल मेरा व्यू 2000 से 2200 रुपए का है, तो वो व्यू लेते हुए मैंने बाय किया है। ओके, मोहम्मद अरशद का सवाल है, वो पूछते हैं एलटी फूड्स के बारे में, 3 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं, एलटी फूड्स कैसा लगता है आपको? एलटी फूड क्वालिटी पावर मिल गया, क्यू से नहीं था, के से था, क्वालिटी KWLTY। क्वालिटी फार्मा चल रहा है, बीएससी ओनली लिस्टेड है, 994 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक में वर्टिकल अपमूव है, फिलहाल बाई नहीं करना है, अवॉइड कर दीजिए। ऑलमोस्ट क्लाइमेटिक मूव है, बाइंग क्लाइमेक्स नहीं है, क्लाइमेटिक टाइप ऑफ मूव है, तो प्रोबेबली 1 आध साल बेस बनाने में समय लगा सकता है, तो क्वालिटी फार्मा से दूर रहना चाहिए। एलटी फूड में पैटर्न ब्रेकआउट आया था लेकिन फेल हुआ है, लॉन्ग लिक्विडेशन के टारगेट 388 पे कंप्लीट हुए हैं, बट मेरे को किसी तरह की स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, मैं अभी इसको अवॉइड करके चलूंगा। प्रोबेबली 440 के ऊपर टिकेगा तो मेरा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो सकता है। ओके, अगला सवाल जो है वो मोनू का है, वो पूछते हैं जीआरएसई के बारे में, गार्डन रीच के बारे में, 3000 के लेवल पे खरीदा है, होल्ड करें या एग्जिट? आई वुड एग्जिट, मैं एग्जिट कर लेता, हालांकि आज ब्रेकआउट दे रहा है तो आज तो नहीं एग्जिट करता, मैं स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेता अपना, अगर मेरे पास होता 2814 सपोर्ट है, राउंड फिगर 2800 पकड़ लिए, 2800 के स्टॉप लॉस से मैं इस क्लोजिंग स्टॉप लॉस से मैं इस काउंटर को कुछ समय होल्ड करता, बट मैं निकलने की भी जल्दी में होता, फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस एंड मैं आउट हो जाता। और निफ्टी जो है वो बहुत ही करीब है अब 26,200 के आंकड़े के, 26,190 का फ्रेश डे हाई आज अभी टच किया। बैठे हैं क्लाइंट को, हाँ जी, हम सुबह से बाय देके बैठे हैं, मतलब ये जब मॉर्निंग हाई क्रॉस हुआ था, हाँ ये हैमर कैंडल बनी थी 15 मिनट पे, 11:45 पे, वहां से बाय देके बैठे हैं जी। और मेरे को ऑल टाइम हाई दिख रहा है, मेरे को और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अंशुल को ऑल टाइम हाई दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑल टाइम हाई लेने के लिए जदोजहद तो रिलायंस और HDFC बैंक ही कर रहे हैं। HDFC बैंक आपने डिस्कस ही नहीं किया, आप रिलायंस पर अटैक गए, मैं HDFC बैंक का इंतजार ही कर रहा था कब पूछेंगे। HDFC बैंक 999 के ऊपर चल गया कि नहीं? हाँ चल गया, 999 के ऊपर 1016 और 1016 निकलते ही से 1016 माइनस 946, 115 प्लस 1016 के ऊपर टिका तो 1131 का टारगेट खुल जाएगा। और ये आपको याद होगा जागरण पे शायद हमने डिस्कस किया था कि कोटक बैंक में स्प्लिट आ रहा है, तो कोटक बैंक करेगा और अगर वो आराम करता है तो HDFC बैंक को मजदूरी करने बाजार में आना पड़ेगा, तो आज वो प्रीएम्प्टिव साइन दिखने लगे हैं। मजदूरी करने आ गया। आयुष माथुर का सवाल है, वो पूछते हैं एंथम के बारे में, एंथम और KPEL लॉन्ग टर्म के लिए किन लेवल्स पे आप ऐड कर सकते हैं?
देखिए एंथम एज ए कंपनी हमको पसंद है, लेकिन आईपीओ लो 701.90 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है मैं अवॉइड करूंगा। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम मेरी ये है कि 40,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप है, मिड कैप है, मैं नहीं करता हूं, तो मैं उसकी सलाह भी नहीं दूंगा। बट एंथम एज ए कंपनी हमको पसंद है। जब वीकली पे 10 above 20 आएगा मूविंग एवरेज, तो हम इसमें बाई करना स्टार्ट करेंगे, कंफर्म अप ट्रेंड। और दूसरा केपीईएल हमने अपने दिवाली पिक में दिया ही हुआ है, हमको 1200 रुपए 3 साल में आते हुए दिख रहा है। ओके अनुज पूछते हैं कि एशियन पेंट्स के लिए क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, उनकी खरीद है 2300। अगर ट्रेडर है तो निकल जाइए, एशियन पेंट में प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुई है। आज पहला दिन है जहां प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, 2700 के आसपास आ जाता है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। इन्वेस्टर है तो शांति से बैठे रहिए, छोटी छोटी मूव्स प्ले करने की कोशिश मत कीजिए, ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन मिल जाएगा। जिसने भी टाइमिंग की वो 2250 की रेंज में नहीं ले पाया, मोमेंटम में कहीं महंगाई मिला होगा या छूट गया होगा, तो टाइमिंग मत कीजिए। अगर इन्वेस्टर हैं तो ऑल टाइम हाई जब आएगा तब सवाल पूछिएगा। 26,200 ऑन निफ्टी, सो 26,200 को क्रॉस कर चुका है आज के सत्र में इंट्राडे। 26,200 ऑन निफ्टी, ये थोड़ा डिलेड चार्ट होता है क्योंकि हम लाइव नहीं दिखा सकते एज पर द सेबी गाइडलाइंस। 26,200 का हाई लगाया है, इंट्राडे हाई, और अभी चल रहा है 26,196, बहुत ही करीब। अब सिर्फ 77 पॉइंट्स अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई एज फार एज द निफ्टी 50 इज कंसर्न्ड। अंशुल, पता ही नहीं चला कि निफ्टी एक ऑल टाइम हाई पे आ गया। जो पता उसको नहीं चला जो टाइमिंग करने की कोशिश कर रहा था कि बस जस्ट बिफोर मोमेंटम घुस जाए। हाँ। अगर आपको वही करना है, जस्ट बिफोर मोमेंटम घुसना है और मिड कैप स्मॉल कैप करना है, तो विलियम ओनील और मार्क मिनाविनी पढ़िए। ये याद रखिए कि 50 विलियम ओनील और मार्क मिनाविनी दोनों का सक्सेस रेशियो 35 से 38% है, यानी वो 60% गलत ही होते हैं अपने ट्रेड पे। अंतर ये है कि जिसमें गलत होते हैं 1% जाता है, जिनमें सही होते हैं कैपिटल का 8-10% आता है, तो उनको 35% के सक्सेस रेट पे भी वो ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स कमाते हैं। और इक्विटी मतलब इसमें इंडेक्स में, कमोडिटीज में या फॉरेक्स में अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो आपको एसएमसी सीखना पड़ेगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप और ये सारी चीजें आती हैं। तो मैं जब इंडेक्स ट्रेड करता हूँ, लार्ज कैप ट्रेड करता हूँ, कमोडिटी ट्रेड करता हूँ या फिर फॉरेक्स सलाह देता हूँ किसी को, तो मैं एसएमसी यूज करता हूँ। जब मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप पे आता हूँ तो बाइंग क्लाइमैक्स और ये सारी चीजें मार्क मिनाविनी और विलियम ओनील यूज करता हूँ। अजीम का सवाल है टाटा मोटर्स पे। अब टाटा मोटर्स दो कंपनियां होगी है तो दोनों पे बता दीजिएगा, एक का चार्ट कम होगा, एक का चार्ट ठीक ठाक ही होगा। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पे क्या करना चाहिए, विच हैज अ लॉन्ग चार्ट हिस्ट्री, और टाटा मोटर कमर्शियल पे अगर आपकी राय हो तो। देखिए कमर्शियल में तो जो लो बना है 14 नवंबर का, जब तक ये लो प्रोटेक्टेड है 306 रुपए का, तब तक मैं मान के चल रहा हूँ कि 344 आ जाएगा। और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 378 के नीचे, अगर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल अगर 378 के नीचे क्लोज करता है, जो कर ही रहा है, और कल भी मैंने बताया था कि लग नहीं रहा मेरे को वीकेंड तक रिक्लेम होगा, अगर हो जाता है गलती से तो ठीक है 444 खुलेगा, लेकिन अगर 378 के नीचे, ये 4th डे है तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो रहा है ब्रेकडाउन, 320 का टारगेट खुल रहा है। और एचडीएफसी बैंक डे हाई पे, रिलायंस डे हाई पे, भारती एयरटेल में भी अच्छी मजबूती है। वेटेज के हिसाब से मैं आपको स्टॉक्स बता रही हूँ। एलएनटी, आईटीसी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हुए 0.5% का इजाफा ही देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक में 1.25% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ हैवी वेट्स है जो आज काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देख रहे हैं। तो लग रहा है कि एफआईएस की तरफ से शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो चुकी है, बिकॉज लार्ज कैप्स ही है जो अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं अंशुल।